मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने हैं। इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कौन से इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट्स पढ़े थे इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में। किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। यहां आपको मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने, और भी इफेक्ट होते होंगे, आपको इन दो इफेक्ट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है इन योर क्लास 10। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ this chapter, since we are talking about magnetic effect, then we will deal is some kind of magnet here. मैग्नेट को तो आप देख सकते हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को नहीं देख सकते, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नहीं देख सकते। तो एक्चुअली में लाइंस, यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है लाइन, एक्चुअली में लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। लाइन हम मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक इफेक्ट को समझाने के लिए अपने दिमाग की आसानी के लिए यूज करते हैं कि लाइंस बना देंगे हम। बात समझ में आ रही है? हो एक्चुअली में दिखते ही नहीं है जो चीज हमें दिखती नहीं है उसका डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है। तो डायग्राम बनाने के लिए हम कुछ चीजें एज्यूम करते हैं, एज्यूम करने के बाद फिर हम उन्हें शक्ल देते हैं। जैसे आप ये फिगर 13.4 को देखिए, इसके अंदर एक ये मैग्नेट दी हुई है रेड कलर की, ये मैग्नेट दी हुई है रेड कलर की, जिसका एक साउथ पोल है और एक नॉर्थ पोल है। एक्चुअली में साउथ और नॉर्थ ये हमने नाम रखा है, साउथ और नॉर्थ ये हमने नाम रखा है। इसके नाम साउथ नॉर्थ नहीं है, ये तो हमें जो ऊपर वाले ने बना के जो चीज दी है उसमें दो अलग अलग पोल्स हैं जिनके दो अलग अलग इफेक्ट्स हैं। बात समझ में आई? जैसे ये एक मैग्नेट है यहां पर, अगर एक मैग्नेट और ले आए यहां पर तो हम ये देखेंगे कि इसका ये जो एक पोल है, इसका ये दूसरा पोल है, तो इसका कोई एक पोल साउथ से अट्रैक्ट करेगा, चाहे वो फर्स्ट भी हो सकता है चाहे वो सेकंड भी हो सकता है, साउथ से अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा वाला दूसरे वाले से अट्रैक्ट करेगा। तो हमने ये कहा कि ओ देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोल्स, तो इनके नाम रख देते हैं हम। तो हमने एक का नाम रखा साउथ, एक का नाम रखा नॉर्थ। बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। फील्ड का क्या मतलब होता है भाई? अगर मैं फील्ड का जर्नल कंसेप्ट सुनूं आपसे, क्या होता है? तो आप लोग क्रिकेट खेलने जाते होंगे, ठीक है, मैदान में जाते होंगे क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलने जाते हैं ना भाई सब लोग? यस सर। ठीक है। फील्ड का मतलब होता है जगह, इलाका। फील्ड का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां आपका इफेक्ट है। आपका क्या इफेक्ट होता है वहां पर? कि वहां पर आप खेल रहे होते हैं। क्या होते हैं? खेल रहे होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है। अगर कोई आपके क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बिल्डिंग बनाने चला आएगा तो क्या आप बनाने देंगे उसको? बताइए। अगर वो प्राइवेट लैंड नहीं है, वो सरकारी क्रिकेट का ग्राउंड है, वहां पे कोई खोखा रख के बैठ जाएगा दुकान का, तो आप बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। क्यों नहीं बनाने देंगे? क्योंकि वहां पर आपकी फील्ड है, वहां पर आपका इख्तियार है। तो जगह को कहते हैं फील्ड। बात समझ में आई? जगह को कहते हैं फील्ड। और कौन सी जगह? कौन सी जगह? जहां इन्फ्लुएंस महसूस किया जा सके। जैसे कहते हैं भाई फला आदमी किस फील्ड का आदमी है? फला आदमी इंजीनियरिंग का आदमी है, इंजीनियरिंग फील्ड का आदमी है। तो इंजीनियरिंग फील्ड मतलब वहां उसका इन्फ्लुएंस है, टेक्निकल इन्फ्लुएंस है। एक आदमी मेडिकल फील्ड का आदमी है। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं फील्ड, इसके बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन एसेंस इसका एक ही है ना? फील्ड का मतलब इन्फ्लुएंस, एक तरह का इख्तियार। इसी तरह से मैग्नेट है, ये मैग्नेट है तो ये इसकी फील्ड भी है, ये इसकी फील्ड भी है। अब ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी के डायग्राम है, आज जितने भी मैंने बनाए हैं ये 13.2 डायग्राम है। फिगर आप किताब में जाके चेक करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट ये किया हमने, एक्सपेरिमेंट ये किया कि एक तो हमने मैग्नेट रख दी। क्या रख दी? मैग्नेट रख दी। और मैग्नेट से पहले ये आपको जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है ब्लैक ब्लैक, ठीक है, तो आप देखेंगे ये छोटी छोटी लाइंस ही हैं, ऐसी लाइंस ही हैं। बात समझ में आ रही है ना? ऐसी छोटी छोटी लाइन। देखिए मैं सबको मिटा के और फिर आपसे दोबारा बात करूंगा। ये आप देखेंगे ना, ये छोटी छोटी लाइन है। ये देखिए ये छोटी सी लाइन है, 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 ये छोटी सी है ना?
खूब सारी लाइन नजर आ रही है ना, अजान नजर आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, ये है क्या, हमने बहुत सारी आयरन की फिलिंग्स, फिलिंग्स का मतलब होता है आयरन का बुरादा, आयरन का बुरादा, बारीक बारीक जर्रात आयरन के हमने फैला दिए एक कागज पर, और फैलाने के बाद ये जो मैग्नेट है वो प्लेस कर दी। तो हमने ये देखा कि जो आयरन की फिलिंग्स थी जो हैफाजर्ड मैनर में पड़ी हुई थी, उनका एक खास पैटर्न बन गया। आप देखेंगे एक खास पैटर्न है ये, ठीक है। इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये पैटर्न आपको ऐसा नजर आएगा, देख रहे हैं आप? इनके मतलब यहां पर जो फीलिंग थी उसका डायरेक्शन यू हो जाएगा, यहां पर जो थी उसका डायरेक्शन यू हो जाएगा, यहां पर जो थी उसका डायरेक्शन यू, यहां पर जो होगी यहां उसका डायरेक्शन यू, और इस जगह पर जो होगी उसका डायरेक्शन यू हो जाएगा, इस जगह पर जो होगी उसका डायरेक्शन यू हो जाएगा। तो डायरेक्शन अलाइन हो जाता है, डायरेक्शन बेसिकली चेंज हो जाता है जैसे कि हम मैग्नेट रखते हैं वहां पर। इसका डायरेक्शन यू हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यू हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यू हो जाएगा, इसका डायरेक्शन यू हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक इफेक्ट है, यहाँ पर एक फोर्स है जो कि बेसिकली अट्रैक्ट या रिपेल करके डायरेक्शन चेंज कर देती है छोटी छोटी आयरन फिलिंग्स का। बात समझ में आई? और तो उससे ये अंदाजा हुआ कि जो इफेक्ट है वो बेसिकली अलाइनमेंट का है। दैट मींस देयर आर लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है या मैग्नेटिक इफेक्ट की या मैग्नेटिक फोर्स की जो लाइन है वो इस तरीके से है कि एक एंड से निकलती है और दूसरे एंड में आ जाती है, एक एंड से निकलती है और दूसरे एंड से, यानी इस एंड से निकली यूं आके यूं चली गई। ये एरो हमने अपनी आसानी के लिए बनाया है, एरो कुदरत ने बना के नहीं दिया है हमें, एरो हमने अपनी आसानी के लिए बनाया। बात समझ में आ गई? अब ये जो यस सर। ठीक है, अब ये जो बाद में जो लाइंस हैं, देखो ये क्या करें, फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट। तो ये फील्ड लाइंस जो हैं ये कुदरत ने हमसे नहीं कहा था ऐसी बनती हैं, ये हमने अपनी अक्ल से समझ के बनाई कि ओहो ऐसी होनी चाहिए फील्ड लाइंस। बात समझ में? और देखो ये पेपर पे तो यूं बनी हुई है लेकिन ये ऊपर की तरफ भी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, तो मैंने इस पे फील्ड लाइन कैसे बनाई, मेरे इसमें देखो फोटो में, पता नहीं यार ये बड़ा कैसे होता है फोटो, मेरा फोटो भी बड़ा हो सकता है क्या, है कोई तरीका? सर हो तो इस पर टैप करना पड़ता है जब होता है। टच करेंगे तो हो जाएगा। आ जाएगा। यस सर, हो अरे गया। अब तो मेरा फोटो ही चला गया भाई, फोटो पे क्लिक किया तो शायद हो सकता बड़ा। अरे मेरा वो छोटा भी चला गया भाई फोटो। तुम आ गया सर, आ गया, आ गया। क्या बड़ा जी यस सर सर, हो गया। है? सर सर हो गया फोटो सर। जो बड़ा है वो अपनी हो अपनी गया सर। अपनी अपनी स्क्रीन पर करना पड़ेगा सर, सबको तो ओपन कर लो करना अपनी पड़ेगा अपनी आपकी अपनी अपनी स्क्रीन पे कर लो, अपनी अपनी स्क्रीन पे कर लो। अब आ रहा नजर? यस सर। देखो यस, हो गया। ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है। तो इस पर लाइंस मैंने कैसे बनाई है ध्यान से देखना, मैं उंगली कैसे चला रहा हूँ। ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से निकली और यूं आ गई लाइन। बात समझ में आ रही है? देखो यहां से यूं निकली और घूमकर यूं आ गई, ठीक है। एक लाइन ऐसी भी होगी, याद रखना, देखो ऐसी भी होगी, यहां से यूं निकलेगी और यूं आ जाएगी। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही? एक ऐसी भी होगी, एक ऐसी भी होगी, देखो जो इसके पीछे से आएगी, ये निकली और यूं आ गई। तो ये चारों तरफ होती है। पेपर पे तो हम 2 डायमेंशनल बना सकते हैं, एक्चुअली में तो ये 3 डायमेंशनल होती है। कैसी होती है? 3 डायमेंशनल होती है। ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई तुम लोगों के? सर आ गई। पेपर पे तो हमारी मजबूरी है, पेपर पे तो हमारी मजबूरी है कि हम 2 डायमेंशनल बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये 3 डायमेंशनल होती है। ये ऊपर भी होती है, ये नीचे भी होती है। बात समझ में आई? ये चारों तरफ होती है। तो ये बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तो फील्ड लाइंस कैसी होती है? तो फील्ड लाइंस नहीं होती, एक्चुअली में इफेक्ट होता है। और अब ध्यान से देखो, ये जो इफेक्ट है वो किस तरीके का है, ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। इसको पहले मैं मिटा देता हूं। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर एक लोहे का या कॉइन, एक रुपए का कॉइन रख दूं यहां पर मैंने 1 रुपए का कॉइन रख दिया, ये ठीक है। ये ब्लू से नहीं बनाता, कॉइन को मैं बनाता हूं ग्रीन से, ठीक है। 1 रुपए का ये मैंने ग्रीन कॉइन रख दिया यहां पर,
ठीक है। और 1 रुपए का ये ग्रीन कॉइन मैंने यहां पर भी रखा, तो ये तो पहला कॉइन है और ये दूसरा कॉइन है। दोनों कॉइन नजर आ रहे हैं तुम लोगों को या नहीं? जी सर। जी सर। ये बताओ पहले कॉइन से कितनी लाइंस टच हुई हैं? पहले कॉइन से सिर्फ 2 लाइन टच हुई हैं, और दूसरे कॉइन से कितनी हुई हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लाइन टच हुई हैं। तो यानी ये मैग्नेटिक फील्ड किस जगह ज्यादा होगी ये डिपेंड करेगा लोकेशन पर। तो मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होती है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। इस बात को हमने किस चीज से समझा? इस बात को हमने लाइन से समझा कि भाई लाइन जहां पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी वहीं पर ज्यादा इफेक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे, जैसे एक पॉइंट को अगर हम यहां पर रखें तीसरी पोजीशन पे, तो यहाँ पे तो एक ही लाइन मिली है, और हम नीचे ले आएंगे तो पता चला चौथी पोजीशन पे यहाँ आधी ही लाइन मिलेगी या आधा ही इफेक्ट मिलेगा। सो डिस्टेंस मैटर्स। जैसे जैसे डिस्टेंस हम, अरे अब तो मेरा फोटो तो नहीं देख रहे हो ना, अब तो वो देख रहे हो ना स्क्रीन? जी सर। यस सर, स्क्रीन देख रहे हैं। अब जैसे जैसे तुम डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता चला जाएगा। यही बात अर्थ के ऊपर है। अर्थ के सरफेस पर सबसे ज्यादा आपका वेट होता है। जैसे जैसे अर्थ से ऊपर चलते चले जाते हैं आपका वेट कम होना शुरू हो जाता है। क्यों? वेट क्या चीज होती है? बेसिकली फोर्स होती है। तो फोर्स, जैसे ये मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे वैसे ही अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसका नाम हमने दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। तो फील्ड का मतलब क्या होता है कि आप किसी इन्फ्लुएंस में कितने ज्यादा हैं। तो फील्ड हमेशा ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा होती है, दूर कम होती है। बात समझ में आई? जैसे जैसे अर्थ से ऊपर उठते चले जाएंगे, सपोज मैं यहाँ पर अर्थ बना दूं, सपोज दिस इज अर्थ, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हुए हो, यहां से ऊपर आपको अगर लेके जाया जाए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस टाइम मैक्सिमम अर्थ की फील्ड मिलेगी, और ऊपर चले जाएंगे तो आपकी ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो कम होगी। तो डिस्टेंस मैटर्स। बात समझ में? इधर की तरफ चलते हैं, ये वाला डायग्राम हो गया, ये वाला डायग्राम हो गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड डायग्राम। ये तो बात हुई मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ये चीज मैंने कल बता दी थी, इसलिए आज कम बताऊंगा, ठीक है। कल क्या बताई थी भाई कि ये अगर एक करंट फ्लो कर रहा है, ये 13.6 जो फिगर है आपको नजर आ रही है 13.6, इसको जरा गौर से देखिए। जी सर। तो इसमें क्या किया कि अगर ये करंट एक फ्लो कर रहा है तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक लाइंस होंगी। तो मैग्नेटिक लाइंस वो नजर नहीं आती हैं, ये हमने अपनी अकल से अपने दिमाग को समझाने के लिए बनाई है, ठीक है। वो ऐसी चल रही है, ऐसी रोटेट हो रही है। रोटेट भी वो बेसिकली होती नहीं है, वो बेसिकली एनसर्कलिंग द कंडक्टर होती है। ये हमने अपनी आसानी के लिए बनाया है कि इनका डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो ये है कि यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, ये जो सर्कल्स हैं, यहाँ पर आपको सर्कल्स नजर आ रहे होंगे, रेड से बनाता हूं, ये जो सर्कल्स नजर आ रहे होंगे आपको, ये बेसिकली लाइंस के पैटर्न्स को शो करते हैं। ये प्रैक्टिकली देखा गया, ठीक है। दूसरे पे आते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं उनका डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन क्या है? ये 13.7 जो फिगर है ये बताती है कि अगर डायरेक्शन ऑफ करंट किसी कंडक्टर में हमें पता चल जाए, जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा है, डाउनवर्ड है, यहाँ कैसा है, डाउनवर्ड है। बात समझ में? डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ करंट की बात करेंगे, ठीक है। करंट ऊपर से नीचे की तरफ अगर आ रहा है तो किस तरीके का डायरेक्शन होगा? इस तरीके का डायरेक्शन होगा कि हम राइट हैंड को, कौन सा हाथ है ये? राइट हैंड है, ये याद रखिएगा। आपको ये लेफ्ट लग रहा होगा बट इट इज राइट हैंड। ये इस तरीके से बनाया हुआ है, बात समझ में? इस तरीके से बनाया हुआ है और इधर कैमरा रख के खींचा गया है। देखिए ये मेरा राइट हैंड है, इसको इधर कैमरा रख के खींचा गया है, ये लेफ्ट हैंड की जगह कैमरा रख के ऐसे खींचा गया है। तो राइट हैंड में अगर थंब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा तो ये जो हमारी फिंगर्स है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएंगी। बात समझ में? तो डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स क्या होगा?
ये होगा हाथ से निकलती हुई नाखून की तरफ अगर हम आएंगे तो ऐसे घूमती हुई फिगर्स बनाएंगे। तो मैंने कल आपको आंख रख के ये भी बनाया था कि एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, वो आप कल वाली वीडियो में देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। नाउ क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है, हम इसलिए जल्दी जल्दी स्विच करेंगे एक के बाद दूसरी पर, जहां जितना बोलना है मुझे मैं उतना ही चाहता हूं कि मैं बोलूं। नाउ द वेरी नेक्स्ट टॉपिक related to this chapter and it is actually very important, that is magnetic field due to a current through a circular loop। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। अब सवाल ये है कि करंट कैरिंग कंडक्टर हमेशा स्ट्रेट लाइन तो होता नहीं है, मोटर्स में आप देखेंगे तो वो जो है सर्कुलर लूप होते हैं। कल मैंने आपको वाइंडिंग का डायग्राम दिखाया था, तो अगर वो सर्कुलर लूप के अंदर हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी। अगर करंट सर्किल में फ्लो करे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी। इसमें 13.8 फिगर को अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी। देखिए ये छोटे छोटे आपको लूप बना के दिखाए गए ऊपर और नीचे। क्या ये खाली ऊपर और नीचे होंगे? देखिए यहां पर भी होंगे, देखिए यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे ये, और ये इस तरीके से होंगे कि सारे लूप जुड़ जाएंगे और ये बीच वाली जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये वाली बीच वाली साउथ से लेकर और नॉर्थ तक, ये इस तरीके की एक लाइन बन जाएगी और ये जैसे जैसे किनारों पे जाएंगे ये घूम जाएगी। बात समझ में आई? ये क्या होगी? घूम जाएगी। लेकिन खाली ये किसकी बात है यहाँ पर? ये यहाँ पर क्या है? वन टर्न है। क्या चीज है? वन टर्न, या सिर्फ एक सर्किल है। यहाँ पर देखिए दूसरी फिगर में देखिए 13.10 में देखिए कितनी सारे टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं। बात समझ में? जब बहुत सारे टर्न्स होते हैं तो देखिए आप ये पैटर्न जो यहाँ पर इस वाली फिगर में यहाँ पर पैटर्न था, ये देखिए एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर लाइंस। ठीक है, मैं और बड़ा कर देता हूँ, ये लाइंस दिख रही है। तो ये देखिए ये लाइंस कैसी होना शुरू हो गई, ये लाइंस पैरेलल होना शुरू हो गई। कैसी होना शुरू हो गई? पैरेलल होना शुरू हो गई। जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ाए आपने तो ये लाइंस पैरेलल होना शुरू हो गई। और यहाँ बीच में आपको कैसा लगेगा? यहाँ बीच में आपको देखिए ये नॉर्थ पोल लगने लगेगा और ये साउथ पोल लगने लगेगा, और ये क्या बन जाएगी? ये एक तरह की मैग्नेट बन जाएगी। ये कौन सी लाइन है? मुझे कौन सी लाइंस पढ़ा रहा हूं मैं सिराज अंदर? ये कौन सी लाइन है बताओ? मैग्नेटिक लाइंस है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस है। कैसी लाइन है? मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। जब भी बहुत सारी कॉइल्स को हम इस तरह से लगा देते हैं तो जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम सोलिनॉइड। क्या बोलते हैं? सोलिनॉइड। क्या चीज बोलते हैं? सोलिनॉइड। ये बीच में कितनी सारी लाइंस हैं? बहुत सारी लाइंस हैं यहाँ पर बीच में, बहुत सारी लाइंस हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते गए कॉइल के, करंट कैरिंग कंडक्टर के कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स जैसे जैसे आप बढ़ाते गए वैसे वैसे क्या हुआ? मैग्नेट स्ट्रांग होती गई, बहुत सारी लाइन आती चली गई। देखिए पहले वाले केस में स्ट्रेट लाइन कैसी थी? सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन थी। बात समझ में आई? और यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर दूसरे वाले केस में कितनी है? बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ करंट, नंबर ऑफ कंडक्टर आप बढ़ाते चले जाएंगे स्ट्रेट लाइन बढ़ती चली जाएगी। तीसरी जो फिगर है दैट इज 13.11, ये बेसिकली सोलिनॉइड की एक्चुअल पिक्चर दी गई है, जो बेसिकली क्या होता है? वाइंडिंग की शक्ल ले ली है। तो ये जो आपको पीला पीला नजर आ रहा है ये आप कह सकते हैं इट इज जस्ट लाइक ए प्लास्टिक। ये प्लास्टिक का एक पॉटर का डिब्बा है या प्लास्टिक का एक सिलेंडर है जिसके ऊपर आपने एक कॉइल लपेटी है। तो ये बीच में यहाँ पर कैसा इफेक्ट दे देता है? ये क्या बन जाती है बीच में? ये मैग्नेट बन जाती है। क्या बन जाती है? मैग्नेट। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनी है इसलिए इसको मैग्नेट नहीं कहते, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक ही वर्ड है, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये क्यों है? क्योंकि ये मैग्नेट बनी है ड्यू टू करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इसलिए इसका नाम रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इतनी बात समझ में आ गई? इन तीनों फिगर को आप ध्यान से देखेंगे, इनके ऊपर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए या ना पूछा जाए, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
इसकी जो थ्योरी है वो अपने आप में माने रखती है। ये एक पैराग्राफ मैंने लिखा है डायरेक्ट एनसीईआरटी से कॉपी करके, इसको मैं पढ़ूंगा और इसके ऊपर सवाल भी है और आया भी है सवाल। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। सोलेनॉइड के अंदर कैसी फील्ड लाइंस होती हैं सूर्यांश, कैसी फील्ड लाइंस होती हैं? सर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब क्या है कि सोलेनॉइड के अंदर आप ऐसा मान सकते हैं कि एक चुंबक रखा हुआ है, एक मैग्नेट रखा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? सोलेनॉइड के अंदर क्या चीज रखी हुई है? मैग्नेट रखी हुई है, ऐसा मान सकते हैं। मैग्नेट रखी हुई है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, this indicates that magnetic field is the same at all points inside the solenoid। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, ऐसा कह सकते हैं आप। ठीक है, हालांकि जो मैग्नेट के बाहर की फील्ड होती है वो सेम नहीं होती है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर सेम मैग्नेटिक इफेक्ट है। अभी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है पता चलेगा। दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ये जिसको मैं आपके एनलाइट कर दे रहा हूं येलो से। इसको देख पा रहे हैं आप? That is the field uniform, field is uniform inside the solenoid। यानी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? बराबर का इफेक्ट है, कहीं भी चले जाइए बराबर का इफेक्ट है। यूनिफॉर्म भी है, और अगर मैं होता तो यहां पर एक चीज और लिखता, स्ट्रॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और यूनिफॉर्म भी है। ठीक है, आगे बढ़ते। हाँ देखो, इन्होंने भी लिखा बाद में, A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को, देखो एक चीज होती है मैग्नेट और दूसरी चीज होती है मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट नहीं होती है, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जा सकता है, मैग्नेट बनाया जा सकता है, चाहे टेम्परेरीली चाहे परमानेंटली। ठीक है, वो एक अलग चीज है। लाइक सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन क्या होता है? जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर होती है, ट्रांसफार्मर की जो पत्तियां होती हैं। तुमने कभी अगर ट्रांसफार्मर को खुला हुआ देखा हो तो अभी हम इंटरनेट पर तुम्हें दिखा देंगे उसको हाथ के हाथ। सॉफ्ट आयरन when placed inside the coil, figure 13.11, the magnet is so formed is called an electromagnet। ये 13.11 मैंने अभी आपको दिखाई है। ये जो मैग्नेटिक मटेरियल अंदर रखा हुआ है, ये वाला, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल अंदर रखा हुआ है, ये बेसिकली सॉफ्ट आयरन है और ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के ऊपर एग्जैक्टली इसी के ऊपर इसके फौरन बाद एक एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखा है, वो करना बहुत जरूरी है, जिससे आपको एक बात समझ में आएगी कि किस तरीके का सवाल आ सकता है। इस तरीके का सवाल ऐसा आया है, मैंने देखा है। तो क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया है, तो सेम लिंक से आप ज्वाइन करके आइए दोबारा, सेम लिंक से आप ज्वाइन कर आइए दोबारा, और क्या नाम है, फिर शुरू करें। जीशान, ठीक है बेटा, सेम लिंक से। यस सर, ओके सर, दोबारा ज्वाइन कर आ जाइए। ओके सर। ये पीले से जो रंगा हुआ है वो क्या चीज है? वो बेसिकली ये बता रहा है दैट इज द फील्ड यूनिफॉर्म, फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। सवाल क्या कह रहे हैं? सवाल कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज जीरो। इनसाइड क्या जीरो होती है? नहीं, जीरो नहीं होती है, बल्कि बहुत ज्यादा होती है। डिक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। एंड पे चले जाए तो क्या डिक्रीज होती है? तो क्योंकि यूनिफॉर्म होती है तो डिक्रीज भी नहीं कहेंगे हम, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इंक्रीज एज वी मूव टुवर्ड्स इट्स एंड। एंड पे जाने पे डिक्रीज तो हो सकती है, लेकिन इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि हमने ये मान लिया यूनिफॉर्म होती है, तो सी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए भी नहीं है, डी होगा, ए सेम एट ऑल पॉइंट्स। क्यों सेम है? क्योंकि इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ है, यूनिफॉर्म। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसकी रिवीजन की कितनी ज्यादा जरूरत है हमें। मैं कोई खास ऐसी बुराई नहीं कर रहा हूं किसी स्टूडेंट की, तुम तो एक ही गलती करते हो। मैं तो अपने
टाइम में 85 गलती किया करता था। बात समझ में? मैं तो कोई आंसर शायद सही लगा ही नहीं पाता था कभी। तो अभी के अभी पढ़ाया हुआ भी एग्जैक्टली नहीं लगा पा रहे हैं वो बच्चे भी जो ध्यान से सुन रहे थे। तो इसलिए रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को, ये मैंने एक मिसाल दी है सारी, इन सारे पॉइंट्स को मेरी बातें सुन के क्या किया करो, पेन डाउन किया करो। हिंदी में लिखा करो, उर्दू में लिखा करो, गुजराती में लिखा करो, इंग्लिश में लिखा करो, कोई सी जुबान में लिखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए और इतनी अंग्रेजी एटलीस्ट आनी चाहिए, क्योंकि साइंस की बहुत अच्छी अच्छी किताबें अंग्रेजी में ही मिलेंगी आपको। या तो अंग्रेजी में मिलेंगी या आपको मैंड्रिन में मिलेंगी, जो कि चाइनीज लैंग्वेज है। तो चाइनीज आपको आती नहीं, चाइना से तो हमारा वैसे भी कोई बहुत अच्छा 36 का ही आंकड़ा रहता है। तो आप इंग्लिश एटलीस्ट इतनी समझ लो कि आप जो है कि कम से कम जो है इस चीज को जो है वो समझ पाओ, कर पाओ, अपने जो थॉट्स है जो दिमाग में आ रही है उसको आप ठीक से रिप्रोड्यूस कर पाओ। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। भाई यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया, यहाँ तक समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? यस सर। ठीक है, आ रहा है। आ रहा है? ठीक। अब मैं जरा सांस तो ले लूं, बिना कुछ खाए पिए जो है मैं तेज तेज बोल रहा हूं। अब्दुल गनी, सर। और सब बढ़िया है? जी सर। रोजा है? जी सर। सहरी करी थी? जी क्या खाया आज तुमने सहरी में? सर, चिकन। देखो यहाँ मत चिकन उड़ाए जा रहे हैं, मतलब यहाँ आदमी जो है भूखा प्यासा पढ़ा रहा है, मतलब ये चिकन खाया। तुम तो वो भी खाते हो तुम, दूध डबल रोटी? यस सर। देखो सिराज, जी सर। तुम्हारा रोजा है? जी जी सर। तुमने क्या खाया है सहरी में? मिल्क बनाना और वो जो पाव रोटी होता है सर। मिल्क बनाना पाव रोटी, ये देखो। जी जी। चलो अच्छी, खूब खाना चाहिए, बढ़िया करके खाना चाहिए। और इफ्तार में पकौड़ी नहीं खानी चाहिए ज्यादा। पकौड़ियाँ खाते हैं सारे लोग, ये गलती करते हैं। क्या सर? पकौड़ी पकौड़ी पकौड़ी। हमारे घर में कितने रोजे हो गए आज? आज कितने रोजे हो गए भाई? 12 हो गए। 12। आज 12वां है ना? यस सर। यस सर। जी हमारे सर, घर में 11 हो गए। हमारे घर में अब तक सिर्फ एक दिन पकौड़ियाँ बनी है बाहर, यानी 11 इफ्तारी हो चुकी है, 11 बार में सिर्फ एक दिन पकौड़ियाँ बनी है। क्योंकि पकौड़ी खाने से मैंने ये नोट किया है कि प्यास और ज्यादा लगती है अगले दिन। पकौड़ी जो लोग खाते हैं, अगर वो खाना बंद कर दें, मतलब कम खाएं, ज्यादा ना खाएं, तो वो थोड़ा उनको प्यास पे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है? जी सर। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये जो चीजें शुरू हो रही हैं थोड़ी सी टफ शुरू हो रही हैं, बल्कि टफ मत कहिए, ऐसी शुरू हो रही है जिनको आपको एंजॉय करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि पढ़ाई को एज ए एंजॉयमेंट लेना चाहिए आदमी को। क्योंकि जिस चीज को हम एंजॉय करते हैं वो चीज हमारे ऊपर बर्डन नहीं बनती है। आपने देखा होगा ना, जैसे हम किसी मूवी को एंजॉय कर रहे हैं तो 3 घंटे देख ही चले जा रहे हैं कि मूवी को। तो आपने मूवी को देख के कभी नहीं सोचा होगा कि आप थकते हैं। कभी लगा है आपको कि मूवी को देखने के बाद आप थक गए हो? नहीं होता। वीडियो गेम एंजॉय करते हैं बच्चे, तो वीडियो गेम घंटों खेलते हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसको मैं उसका नाम तो नहीं खोलना चाहता मैं, क्योंकि वो भी कभी कभी वीडियो देख लेता है। ये उसको मैं पढ़ाता था, तो उसके माता पिता दोनों प्रोफेसर हैं। उसको मैं पढ़ाता था, तो उसकी मदर ने मुझसे एक दिन ये कहा कि इसको जरा समझाइए, इसने लगातार 13 घंटे वो एक गेम होता है ना मोबाइल पर, क्या होता है, अरे नाम बोलो भाई। पबजी चल रहा है। हाँ, पबजी।
13 घंटे खेला था उसने पबजी, 13 घंटे पबजी खेला था उसने लगातार, समझ अच्छा रहे तो सर ऐसे खेलते हैं, हैं? उसको तो ऐसे खेलते हैं सर, ज्यादा ध्यान लगाते हैं उस तो पर। आप ये देखो, एक इंसान जब घर से निकलता है ना अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी रोजी कमाने के लिए, तो वो 8 घंटे काम करता है, उसमें वो थक के चूर होके आता है अपने घर पर। बात समझ में आई? ये 13 घंटे खेल रहा है, उसमें थका नहीं है ये? क्यों नहीं? ऐसा क्यों है? इससे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो गलत किया और सही किया, वो एक अलग बात है। मैं इससे एक सीख लेना चाहता हूँ, इसलिए नहीं थका क्योंकि वो उसको एंजॉय कर रहा था। क्या कर रहा था वो? एंजॉय कर रहा था। एंजॉय। तो जिस चीज को आप एंजॉय करते हैं उस चीज को क्या होता है कि उस चीज से आप बोर नहीं होते। तो ऐसे ही स्टडी को, साइंस को खुसूसी तौर से, खास तौर से साइंस तो बड़ी एंजॉय करने वाली चीज है, बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको नई नई चीज पता चलती है ना। और ये सारी कौन सी चीज है? खास तौर से फिजिक्स। फिजिक्स बेसिकली कुदरत की साइंस है, वो साइंस है जिसको आप बदल नहीं सकते। बेसिकली नेचर के जो छुपे हुए राज हैं वो फिजिक्स में मौजूद हैं, इसको आप बदल नहीं सकते, इसको सिर्फ आप स्टडी कर सकते हैं, इसको सिर्फ आप पता कर सकते हैं। पता करके आपने जो है इसके एक्सप्लेनेशन बना लिए, इसके ऊपर किताबें बना ली, थ्योरीज बना ली, लॉज बना लिए, जैसे न्यूटन्स के लॉज हैं। तो ये बताओ, अगर न्यूटन ने लॉ बनाए नहीं होते तो क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? मेरी बात का जवाब, करते ना, एग्जिस्ट। न्यूटन वो पहला शख्स था जिसने ऑब्जर्व कर लिए वो लॉ और लिख दिए, तो उसके नाम से जाने जा रहे हैं हमेशा से, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हकीकत में तो वो लॉज ऑफ मोशन ऑफ यूनिवर्स है। समझ में आई? वो यूनिवर्स के लॉज हैं जो ऊपर वाले ने बनाए हैं, जिसने इस दुनिया को बनाया है। तो वो जो लॉज हैं उनको बनाया, तो उसी को बेसिकली फिजिक्स कहते हैं। इसीलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भौतिक। क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। उर्दू में क्या बोलते हैं? तबैयात। मतलब जो चीजें तबई हैं, जिनको बदल नहीं सकते, जो हमेशा से हैं, जिनको किसी इंसान ने नहीं बनाया। एक बॉल को ऊपर फेंक दो तो वो नीचे ही आएगी ग्राउंड की तरफ। ये क्या चीज है? ये फिजिक्स है, ये भौतिकी है, ये तबैयात है। समझ में? अब नई चीज जो है वो क्या है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मेरी बात सुनी ध्यान से आप लोगों ने? अब तक हम ये पढ़ रहे थे कि अगर कोई कंडक्टर है, सपोज दिस इज द कंडक्टर, तो इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर इसके अंदर एक करंट फ्लो कर रहा है, अगर ये करंट है तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसको m से डिनोट नहीं करते, इसको b से डिनोट करते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहा है तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए m यूज किया। इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब तक हम ये पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने नहीं जा रहे हम। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए जो उसकी ना हो, किसी और की हो, तो क्या होता है? क्या मेरी बात समझ में आ गई सब लोगों के? नहीं? यस। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि अगर एक ऐसा कंडक्टर जिसके पास करंट हो, उसको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रख दें जहां पहले से मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो, तो क्या होगा? बात समझ में आ गई सूर्यांश? जी सर। ठीक है। अब देखो, हमने उसके लिए एक एक्टिविटी करी जिसको एनसीईआरटी ने इतना जरूरी समझा है कि यहां पर नोट किया है। हमने ये बेसिकली एक रेड वाली हॉर्स शू मैग्नेट शू मैग्नेट रखी है। ठीक है। इस मैग्नेट के बीच में ये एक कंडक्टर रखा है जिसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं। इसके थ्रू हमने करंट फ्लो कराने के लिए ये एक बैटरी भी बना दी है। तो इसके थ्रू हमने एक करंट फ्लो करा दिया इस डायरेक्शन में, हमने इस डायरेक्शन में एक करंट फ्लो करा दिया। और इस हॉर्सशू मैग्नेट क्या होती है? हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे सी बना हुआ होता है,
तो ऐसे सी बना हुआ होता है, एक लोहे की पत्ती सी लगती है, लेकिन वो होती मैग्नेट है। उसका एक एंड साउथ पोल होता है, एक एंड नॉर्थ पोल होता है। तो नॉर्थ से साउथ तक, अब इसको जरा बड़ा करके देखेंगे हम, नॉर्थ से साउथ तक एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी जो साउथ से निकलेगी और नॉर्थ में जाएगी। बात समझ में आई? तो इस एरिया में इस करंट कैरिंग कंडक्टर को जैसे ही हम लेकर आते हैं, ये डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? ये डिफ्लेक्ट करता है। यानी जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम लेकर आएंगे तो वो क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। बात समझ में आ गई? अब ये जो फोर्स लगेगी, ये अलर्ट अप नहीं लगेगी, किधर भी लग जाएगी। डिफ्लेक्ट करने का मतलब ये कि कभी इधर फेंक देगा उठा के, कभी इधर फेंक देगा, कभी ऊपर फेंक देगा, कभी नीचे फेंक देगा, ऐसा नहीं होगा। इसका एक खास रूल है जो कि कुदरती रूल है। इस रूल को हमें फ्लेमिंग ने बनाया। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काफी काम किया था। तो उसने वो रूल बताया कि भाई डिफ्लेक्शन जो होगा वो होगा किस तरीके से। ये जो डिफ्लेक्शन का उसने रूल बताया, इसके लिए उसने एक रूल ये बनाया कि लेफ्ट हैंड को पकड़ लीजिए अपने। किसको? लेफ्ट हैंड। पकड़ मत लीजिए, लेफ्ट हैंड को ऐसे, एक तो थंब उसका अंगूठा, पहली उंगली और दूसरी उंगली, यानी थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, इनको ऐसे खोलिए कि तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री बनाए। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। जी सर। तीनों को। अब थोड़ी सी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये जो दूसरी फिगर बराबर में बनाई है ना एनसीईआरटी ने, इसके अंदर गलती कर दी है। इसके अंदर गलती क्या कर दी है? ये उल्टी करके बना दी है। ये यहाँ पर ये चेंज होनी चाहिए। इसको मैं तुम्हें ठीक करके बताऊंगा अभी। अब लेफ्ट हैंड लिया था हमने, दो चीजें यहां पर पहले से मौजूद हैं। क्या चीजें मौजूद हैं? मैं बताता हूं। दो चीजें जो पहले से मौजूद हैं, एक तो ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। क्या चीज है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हाँ, इसके अंदर एनसीईआरटी ने जो हैंड बनाया वो हैंड घुमा के बनाया है। ये वाली फिगर तो सही बनाई है, ये वाली तो फिगर सही बनाई है। इस हैंड को घुमाकर बनाना चाहिए था, या इसकी अलग तरीके से तस्वीर बनानी चाहिए थी, या फिर इसको घुमाकर बनाना चाहिए था। ये पहली फिगर है 13.12 है। बहरहाल अब तुम लेफ्ट हैंड को तुमने खोल लिया। पहले से दो चीजें कौन सी मौजूद हैं, जरा इसको ध्यान करके देखेंगे हम। तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं। यहां पर आपको दोनों फिगर एक साथ नजर आ रही हैं या नहीं? बोलिए। सर एक फिगर हाफ आ रही है 1.21। कोई बात नहीं, वो हॉर्स शू तो नजर आ रहा है ना? यस सर। अब देखिए, हॉर्स शू में साउथ ऊपर है या नॉर्थ ऊपर है? आउट है? साउथ ऊपर है। तो यानी फील्ड, यानी देखो फील्ड का डायरेक्शन क्या है? फील्ड का डायरेक्शन है ये किसका डायरेक्शन है? फील्ड का। फील्ड का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई? एक डायरेक्शन तो पहले से पता था, फील्ड का डायरेक्शन हमें पहले से पता था, ऊपर की तरफ है। करंट का डायरेक्शन क्या है? देखो करंट का डायरेक्शन ये है या नहीं? ये किसका डायरेक्शन है? करंट का डायरेक्शन। तो दो डायरेक्शन आपको पहले से पता है, तीसरा डायरेक्शन भी इन पर परपेंडिकुलर होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा? वो इस डायरेक्शन में होगा। हाँ, अब आप ध्यान से समझिए। पहली बात, जो फील्ड है ये, इसके लिए आप यूज करेंगे फर्स्ट फिंगर को। कौन सी फिंगर को? फर्स्ट फिंगर को। इसको मैं कैसे लिखता हूं वो बता रहा हूं आपको। फर्स्ट फिंगर, बल्कि इस एफ को मैं रेड से लिख दूं तो ये एफ बेसिकली क्या हो जाएगा? फील्ड। जो सेकंड फिंगर है उसको मैं ऐसे लिखूंगा,
उसको मैं कैसे लिखूंगा? ये देखिए, ये जो C है ये बेसिकली करंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे भाई सुन रहे हो ना तुम लोग? जी जी। और जो थर्ड है बेसिकली थंब जो है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे लिखूंगा और ये M जो है ये मोशन हो जाएगा। और ये सब कौन से हाथ का करेंगे आप? लेफ्ट हैंड का करेंगे। तो फर्स्ट फिंगर फील्ड यानी ऊपर की तरफ, बात समझ में आई? सेकंड फिंगर यानी करंट मेरी तरफ, दो मेरी तरफ है तो तुम्हें इसलिए सेकंड फिंगर नजर नहीं आ रही। सेकंड फिंगर तो मोशन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यानी अगर फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये पेन नजर आ रहा है मेरा, बड़ा करके देख लिया, ये फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है, मेरा पेन, मेरा फोटो बड़ा करके देख लीजिए, और करंट का डायरेक्शन ये देखिए, व्हाइट पेन है, हाथ में पेन दिख रहा है तुम्हें ये? यस। ये पेन का डायरेक्शन ऐसा है, यानी टुवर्ड्स द बोर्ड। मेरे पीछे बोर्ड है ना, बोर्ड की तरफ कर दिया मैंने, तो मोशन किधर की तरफ होगा? इधर। मेरी जो फिंगर है ये वाली, ये फिंगर इधर की तरफ मोशन होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं इसको? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अभी बता दे रहा हूं कि इसी को बोलते हैं मोटर रूल। क्या बोलते हैं? मोटर रूल। यहीं से आपको मोटर का प्रिंसिपल समझ में आएगा। यहीं से आपको क्या चीज समझ में आएगी? मोटर का प्रिंसिपल समझ में आएगा। अगर ये समझ लिया तो ये मोटर का प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा। एक बात याद रखना, फ्लेमिंग ने कहा नहीं था, फ्लेमिंग ने इस मैग्नेट से कहा नहीं था कि तुम भैया इसको इस कंडक्टर को इधर की तरफ मूव करा देना। ये कुदरत ने कहा है, कुदरत ने बनाया है, फ्लेमिंग ने बताया है हमें कि ऐसा होगा। बात समझ में आती? फ्लेमिंग ने हमें समझाने का तरीका बताया है कि भाई लेफ्ट हैंड की तरह होगा। ये जैसे तीनों उंगलियां 90 डिग्री पर होती हैं, तो पहली फिंगर फील्ड बताएगी, दूसरी फिंगर करंट बताएगी, तीसरी यानी ये अंगूठा क्या बताएगा? मोशन बताएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यही बेसिकली मोटर रूल कहलाता है कि अगर हमारे पास फील्ड अवेलेबल है और उस पर परपेंडिकुलर है करंट, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बात जरूरी है, परपेंडिकुलर है करंट, तो मोशन वजूद में आ जाएगा। दिस इज बेसिकली, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगती है, उस फोर्स का डायरेक्शन आपको बता दिया गया कि किधर की तरफ डायरेक्शन होता है। अगर करंट और फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है तो मोशन का डायरेक्शन आपको पता चल जाएगा। समझ में आ गई बात? जी सर। यस सर। जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है इसके ऊपर, मैं ये जितनी भी चीजें आज मैंने लिखी ये पूरी कराना चाहता हूँ ताकि एक कंप्लीट लेक्चर हो जाए इसके ऊपर और इससे तुम्हें फायदा होगा काफी। ये सवाल भी एनसीईआरटी का दिया हुआ है। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू इट्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड जा रहा है। इन फिगर 13.14 ये फिगर भी बनी हुई है एनसीईआरटी में। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी भाई, जिस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो इलेक्ट्रॉन पे भी लगेगी। अगर कंडक्टर में नहीं भी है तो भी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी, ये बात याद रखना। चार्ज पर, हर उस मूविंग चार्ज पर फोर्स लगेगी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर होगा मैग्नेटिक फील्ड के। बात समझ में आई? तो ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? टू द राइट होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ भागेगा। टू द लेफ्ट होगा, यानी ये इधर की तरफ भागेगा। आउट ऑफ द पेज होगा, आउट ऑफ द पेज मतलब परपेंडिकुलर होगा स्क्रीन पर। जो आपके लैपटॉप पर ये बना हुआ नजर आ रहा है लाल वाला डॉट, उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन बना दो आउटवर्ड की तरफ। वो मैं बना तो सकता नहीं हूं। इन टू द पेज होगा, इन टू द पेज होगा। क्या आंसर होगा भाई इसका?
टी सर इनटू द पेज। टी। सर अब देखो सर ध्यान से इनटू सुनो। द पेज। सर डी होगा। ठीक है, इनटू द पेज होगा, आउट ऑफ द पेज होगा, ये मुझे अभी पता नहीं है। अब देखो इसको तरीका समझ लो इसका। सबसे जी सर, आउट ऑफ पहले सबसे हमें फील्ड दे रखी है। फील्ड कौन सी फिंगर से होती है, पहली से या दूसरी से? फर्स्ट। पहले से। ये रही। देखो मैंने उसी डायरेक्शन में बना दिया या नहीं बना दिया? तुम्हें उल्टी नजर आ रही हो सकता है स्क्रीन, तुम्हें मेरा फोटो हो सकता है उल्टा नजर आ रहा हो स्क्रीन पे। ठीक है, तो बहरहाल ये है मेरा लेफ्ट हैंडी। ये फील्ड बना दी। करंट कैसा है, नीचे है या ऊपर है? ऊपर नीचे सर। डाउनवर्ड। करंट ऊपर है, ऊपर है। करंट ऊपर है, करंट ऊपर है। इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो करंट ऊपर होगा या नहीं होगा? ऊपर है, ऊपर है। आपको बात सर। अब यही पेज है, यहाँ पर यहीं पे जी, चक्कर पड़ जी। जाता है। करंट ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है इलेक्ट्रॉन विल बी, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, चार्ज पॉजिटिव चार्ज की नहीं, नेगेटिव चार्ज की बात चल रही है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ होगा तो क्या होगा आंसर? इन टू द पेज होगा, ये होगा आंसर। भाई मैंने सही बताया या नहीं बताया, बताओ। यस सर। सर से सबके समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? यस सर। अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल करते हैं। Which of the following property of proton can change while it moves freely in a magnetic field? There may be more than one correct answer. अगर एक प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो सकती है? तो मैं आपको इस सवाल का एक्सप्लेनेशन बताता हूं। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये एक प्रोटॉन है, तो ये प्रोटॉन कई तरीके से एंटर हो सकता है। ये प्रोटॉन यूं आ जाए इसके अंदर, ये प्रोटॉन यहां पर हो, ये यूं एंटर हो जाए। बात समझ में आई? तो यहां पे वर्ड यूज किया गया है कैन चेंज। कौन सी चेंज हो सकती है? तो याद रखो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, इसकी वेलोसिटी का क्या चीज चेंज होगी? डायरेक्शन चेंज होगा। बात समझ में? वेलोसिटी का इसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो बेसिकली इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो भी तो वेलोसिटी चेंज मानेंगे हम। तो ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रही है। अच्छा, वेलोसिटी चेंज होगी, मास चेंज नहीं होगा। मास चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम होगा। नहीं, दोनों ही आंसर है इसके। इसका आंसर सी भी है और इसका आंसर डी भी है और डी भी है जी। इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, डायरेक्शन के साथ साथ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है इसका मतलब इसका मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसकी एनर्जी भी चेंज हो रही है या नहीं हो रही? इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है? ये एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं कर रहा? सर कर रहा। क्यों एक्सेलरेट क्यों कर रहा है भैया? एक्सेलरेट क्यों कर रहा है? जीशान बेटा क्यों एक्सेलरेट कर रहा है? इसको हम एक्सेलरेट करता हुआ बोलेंगे तो क्यों बोलेंगे? अमान क्यों बोलेंगे हम इसको एक्सेलरेट करता हुआ? सर मोमेंटम चेंज हुआ सर। वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन है, चाहे डायरेक्शन हो चाहे मैग्नीट्यूड हो स्पीड का। बात समझ में आ गई? जी सर। आगे बढ़ते हैं जी सर। लास्ट सवाल है ये। ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या होता है? खाली प्रोटॉन हो या पूरा न्यूक्लियस हो, प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। हम कुछ डायरेक्शन बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो हम फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ नॉर्थ कह लें तो नीचे की तरफ साउथ हो जाए। ऊपर नॉर्थ है तो इधर की तरफ ईस्ट होगा, मैंने वेस्ट लिख दिया, ईस्ट होगा। और इधर की तरफ क्या होगा? वेस्ट होगा।
ठीक है, ये हमने पहले से डायरेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। यस सर। तो क्या चीज है, पॉजिटिव पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये करंट का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है? करंट का डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और इसके ये यहां पर इसको पढ़ोगे, वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ की तरफ फोर्स लग रही है, यानी नॉर्थ की तरफ मोशन हो रहा है। मोशन हो रहा है या फोर्स लग रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड बताइए। इसका मतलब क्या है, हमको आप कहां रखिए, ऊपर की तरफ रखिए। हमको कहां रखिए आप, ऊपर की तरफ रखिए, और करंट को आप इधर कर दीजिए। तो फील्ड कैसे होगी? सर अपवर्ड। फील्ड होगी अपवर्ड। कैसी होगी? यहाँ पर फील्ड ऐसी बनेगी, अपवर्ड की तरफ बनेगी। तो फील्ड जो होगी बेसिकली वो अपवर्ड होगी। आई होप कि मैं तुम लोगों को आज की सारी चीजें समझा पाया हूँ अच्छे तरीके से, समझ में आई है? आज का लेक्चर बड़ा भारी सा है, मुझे भी लग रहा है, पढ़ाने में भी लगा है मुझे, और टॉपिक ही ऐसा था। मैं चाहता था कि ये सारी चीजें एक साथ करवा दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने करवा दी, और रिकॉर्डिंग भी कर ली है, तो अभी अपलोड भी कर दूंगा मैं। तो तुम लोग उसको जरा ध्यान से देख लेना, मैं जो भी अपलोड करूंगा उसको अच्छे से पढ़ लेना। आज का लेक्चर मैं सोच रहा हूँ कि ईमेल, क्योंकि अभी मैं बहुत थक गया, मुझे ईमेल टाइप करने पड़ते तुम लोगों के साथ, कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको वैसे ही अपलोड कर दूंगा, पब्लिकली अपलोड कर दूंगा। इसको तुम देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना इसको, जो भी चीजें मैंने समझाई है। बात समझ में आ गई? तो अब मैं, किसी को कुछ पूछना है मुझसे?